लास्ट टाइम मैंने काफी सारी न्यू नोटेशन बताई थी लीनियर अलजेब्रा की जो हम यूज करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया था, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जैसे हमारी ट्रांजिशन होएगी क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम मैकेनिक्स के पहले दिन पे, जब मैं तुम्हें मेन अपने बायो में जो लिखा YDSC उसका मतलब बताने वाला हूं क्या होता है। किसी लड़की का नाम नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यंग भी एक साइंटिस्ट थे, मेल थे। ठीक है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब लीनियर अलजेब्रा में क्या है कि हमने बहुत सारी न्यू चीजें बताई थी। जैसे वेक्टर पढ़ा होता ना, सेम मैंने बताया था कि ये होता है कुछ ऐसा जिसे हम क्या बोलते थे, कैट वेक्टर। वेक्टर में आज तक हम फिजिक्स में ऐसी नोटेशन यूज करते थे जिसके ऊपर एरो आ जाता है। बस आज के बाद हम ऐसी एक एंगुलर ब्रैकेट या कुछ भी बोल सकते हैं, एक न्यू टाइप की नोटेशन है। जब भी कोई वेक्टर रहेगा ऐसे लगा देंगे। अगर मान लो W होता तो W ऐसा बन जाता। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसकी नोटेशन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ गया तो कैसे होता था, ऐसे बनाते थे ना। इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लेट अस से A1 A2 अप टू सोन AN, जितने भी एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे उसको हम बोलते थे डायमेंशन। जैसे कितने डायमेंशनल वेक्टर है, n डायमेंशनल वेक्टर। डायमेंशन ये वाले नहीं, मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशन। डायमेंशन का सीधी साधारण भाषा में मतलब कि कितने हम एंट्रीज यूज करने वाले इस मैट्रिसेस में। अगर मैं 4 लिखता तो 4 डायमेंशनल कैट वेक्टर हो जाता। एक तो ये वाली दुनिया हो गई, एक दूसरी दुनिया भी थी, मैं बताता हूं अभी उसके बारे में। फिलहाल के लिए कुछ ऐसा भी बताया गया था कि अगर हमारे पास कभी वेक्टर दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका तरीका बताया था रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर अप टू सो। जैसा सिंपल वाले में होता था वेक्टर में 2i कैप प्लस 4j कैप, इसमें कैसे करते थे मैग्नीट्यूड को, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सेम ही यहां पे बदला क्या, नोटेशन, और हमने जनरलाइज कर दिया n डायमेंशन तक। जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके हम मशीन लर्निंग वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी सी उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जितनी हम सीख सकते हैं इस लेवल पे, वहां पे जाके भी ये डायमेंशन जैसी चीज आएंगी। बाय द वे मशीन लर्निंग AI वही चीज है जो चैट जीपीटी वगैरह, जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वो सारी चीज किस पे वर्क करती है, लैंग्वेज क्या होती है उसके पीछे भी लीनियर अलजेब्रा ही होती है। नोटेशन कुछ ऐसी सी यूज करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने एक ऐसा भी बताया था कि एक तो होता है अपने पास कैट वेक्टर, एक जस्ट उसके उल्टी दुनिया का होता है जिसे हम रो वेक्टर से भी डिनोट करते थे। रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती थी। और अगर हम एक इस वेक्टर को कैट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन, इसका नाम बताया था मैंने, इसको बोलते थे इनर प्रोडक्ट। वैसे मैंने एक और भी चीज बताई थी, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे वेक्टर हैं, और अगर वो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करें, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दो वेक्टर्स को ऐड कर पाए और स्केलर से मल्टीप्लाई कर पाए, तो उसका नाम दिया था वेक्टर स्पेस। इसके अलावा अगर तीसरी एक और प्रॉपर्टी हो गई विच इज कि उसके बॉक्स के अंदर ऐसी चीजें भी पॉसिबल हो, इनर प्रोडक्ट्स मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसी करनी चीजें पॉसिबल हो। अगर ये चीज भी डिफाइन हो रही है तो उसका एक न्यू नाम दे दिया था विच इज IPS, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ज्यादा बड़ा कौन सा होता है, इनर प्रोडक्ट या वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस ज्यादा बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर मान लो मैं ये भी इंक्लूड कर दो, इसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर, या इसका एक और फैंसी नेम बताया था नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ही होती है, मैग्नीट्यूड ही होता है, बस नाम बदल गया, और इसे इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मान लो एक मैं फोर्थ प्रॉपर्टी या इसके अलावा एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूं जिसमें लेंथ ऑफ वेक्टर पॉसिबल है निकालना, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और तीसरा किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालना पॉसिबल है, तो हम उसको NS बोलते हैं, इसे बोलेंगे नोम्ड स्पेस। समझ गए? ऐसे ही अगर मैं और भी प्रॉपर्टीज लगाता जाऊं तो न्यू टाइप के स्पेस बना सकते हैं। फिर मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम भी बताई थी कि अगर कभी भी इन्फिनिट चीजों को प्लस करो तो दिक्कत आती है ना। कि अगर मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल स्पेस है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सोन, ऐसे चलते रहो। इसका आंसर क्या आता है, ऐसे इन्फिनिट टर्म्स को मैं अगर प्लस कर दूं तो इसका आंसर आता है साइन एक्स। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल मतलब एक्स की कुछ डिग्री हो सकती है। राइट साइड पे क्या लिखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया मैंने। दोनों तो बिल्कुल अलग अलग चीज है ना। इसका मतलब मैं पॉलिनोमियल स्पेस के कुछ नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा था और बाद में पता लगा ऐड करते करते मैं इससे ही बाहर निकल गया और कहां पहुंच गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे पहुंच गया। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर हमारे पास एक स्पेस है और कोई भी उसके दो एलिमेंट मैंने ले लिए, लेटर से एक यू और एक वी, उसको कितनी भी बार ऐड कर दूं मैं, इनफाइनाइट टाइम्स भी ऐड कर दूं, वापस कहां आना चाहिए सारा कुछ, उसी स्पेस में। अगर तो मैंने इसको प्लस करता रहा वापिस इसमें आ गया तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट स्पेस। और कंप्लीट स्पेस का एक एग्जांपल भी बताया, हिल्बर्ट स्पेस। एक हिल्बर्ट का बड़ा ही ज्यादा अजीब सा पैराडॉक्स है, मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। उसे बोलते हैं इन हिल्बर्ट्स इनफाइनाइट होटल पैराडॉक्स। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वैसे पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। मान लो एक होटल है जिसमें मैं रूम लेने के लिए गया, इनफाइनाइट रूम है उसके अंदर, ठीक है। और मैंने जाके होटल पे जो बाहर खड़ा था आदमी, मैनेजर फॉर एग्जांपल, उसको कहा सारे रूम फिल हैं, इनफाइनाइट। मैंने उसको जाके कहा कि मैं तुझे जितने पैसे मांगेगा उतने दे दूंगा, बस एक रूम चाहिए मुझे। तो उसने क्या किया, सभी रूम मेंबर्स को कह दिया एक एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाओ। इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, तो उसने कहा सारे एक एक रूम आगे शिफ्ट हो जाओ, तो मेरे को रूम मिल गया। फिर मेरे बाद फॉर एग्जांपल आरुष गया, उसने कहा मेरे को भी एक रूम चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक एक रूम आगे शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सारे रूम तो पहले ही फील्ड नहीं थे, तो फिर और रूम की जगह कहां से आई, है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। इन्फाइनाइट रूम थे, सारे के सारे भरे हुए थे, बट मैनेजर ने कहा एक एक रूम आगे हो जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी में 1 प्लस भी कर दोगे, एक आगे भी शिफ्ट कर दोगे, तब भी कितनी रहेगा, इन्फिनिटी ही। तो ये एक टाइप का एक पैराडॉक्स है। इस हिसाब से तो मैं कितने रूम खाली करा सकता हूं, कितने और लोग घुसा सकता हूं, इन्फाइनाइटी और घुसा सकता हूं इसमें सेम होटल में, लेकिन रूम तो सारे भरे हुए थे, भरे हुए रूम में इन्फाइनाइट और डाल दी, है ना एक काइंड ऑफ पैराडॉक्स। तो ये भी इसी इंसान के नाम से जाना जाता है, हिल्बर्ट्स होटल पैराडॉक्स। ऐसा कुछ नहीं है इसका कोई सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनिटी जो है वहां पे जाके रूल्स थोड़े अजीब हो जाते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछना चाहूंगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी ही होता है। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, पता नहीं, इसका नहीं आंसर बता पाएंगे। जीरो की पावर जीरो, 1। एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो क्या होता था, 1। और जीरो की पावर कुछ भी कर दो तो फिर आंसर क्या है, 0 या 1, है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। हाँ, इन्फिनिटी इंटू समथिंग, इन्फिनिटी इंटू आयोटा, दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए हम, नहीं। इन टाइप के जो सिचुएशंस आ जाती हैं ये टाइप की, इनको सॉल्व करने के कुछ अलग ही तरीके होते हैं। शायद तुमने अपनी 11th क्लास में एक लिमिट का चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, उसमें नहीं आती थी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते थे इन सबको। और एक और बात बताओ, इस इन्फिनिटी और इस इन्फिनिटी में क्या फर्क है, ड्राइंग पे मत जाना, इन दोनों में क्या फर्क, क्या सारी इन्फिनिटी सेम होती हैं या अलग अलग भी हो सकती है। तो पता है कितनी तरह की इन्फिनिटीज होती हैं, इनफाइनाइट तरह की। रुक जाओ आराम से डाइजेस्ट करते हैं इसको बैठ के। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। 1 और 1.5 के बीच में, तो कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है, 1 से 2 के बीच वाली या 1 से 1.5 के बीच वाली, कौन सी बड़ी है, सेम ही है। आंसर बिल्कुल सही है, ये इन्फिनिटी सेम ही होती है। मैंने कुछ समय पहले ना एक वीडियो भी बनाई थी। मान लो नंबर लाइन, ये रही एक नंबर लाइन, यहां पे 0, यहां पे 1 और यहां पे -1। अगर मैं 0 और 1 को जूम करूंगा तो क्या होगा, नंबर्स दिखेंगे। फिर मैंने कोई और 2 नंबर को पकड़ा, फिर से जूम कर दिया, क्या दिखेगा, और नंबर्स दिखाई देंगे। मैं जूम करता जाऊंगा, क्या दिखाई देंगे, नंबर्स ही। मान लो मैंने इस पूरी लाइन में से 1.5 गायब कर दिया तो क्या होगा, क्या एक नंबर कम हो जाएगा, कितने नंबर फिर भी बचेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली डेंस नंबर लाइन। एक नंबर निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 और 2 के बीच में उतने ही नंबर हैं। सुनने में अजीब लगेगा शायद,
1 और 2 के बीच में उतने ही नंबर है जितने 1 और 1.5 के बीच में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने नंबर हैं। वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, ज्यादा ही मैथ में घुस गए, बट थोड़ा सा समझ आ रहा है ना कि जब भी हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं ना, चीजें बड़ी वियर्ड सी बिहेव करना स्टार्ट कर जाती हैं। जैसे होटल पैराडॉक्स में भी ऐसा ही था, अगर इन्फानेट रूम भर ही रखे हैं और एक एक करके शिफ्ट आगे करना चाहें तो इन्फानेट और लोग भर देंगे। जैसे हम इन्फिनिटी पे जाते हैं चीजें वियर्ड होनी स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने एक चीज इंट्रोड्यूस की विच इज कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस का मतलब होता है अगर मैं जितने भी वेक्टर को प्लस करूं, इन्फानेट को भी प्लस कर दूं, प्लस करने के बाद वापस आंसर कहां आना चाहिए, उसी स्पेस में ही आना चाहिए। समझ गए, ये मतलब है। और ऐसे स्पेस को हम ऐसे स्पेशल, कौन सा ऐसा स्पेस पढ़ने वाले, कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक और आइडेंटिटी बताई थी बड़ी ही स्पेशल, कि ये जो मैंने अभी नॉर्म्ड, ये जो नॉर्म लिखी है और ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इनमें रिलेशन भी होता है। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट। थोड़ा सा याद आया, ऐसा एक रिलेशन भी कराया था। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने बेसिस के बारे में बताया था, बेसिस वेक्टर क्या होते हैं। बेसिस का मतलब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब बताया गया था, अगर ऐसे दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट कितना आ जाए, जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्रीज। कॉस थीटा होता है ना डॉट प्रोडक्ट में, और कॉस 90 जीरो। तो हमने एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, हमने परपेंडिकुलर वर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। मुझे यहां पे ऑर्थोनॉर्मल लिखना चाहिए, बट ठीक है। परपेंडिकुलर वर्ड की जगह एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया था विच इज ऑर्थोगोनल। और अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही कितना आ जाए, 1, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। और कंबाइन इन दोनों का क्या बता दिया था नाम, ऑर्थोनॉर्मल। कभी भी कोई बेसिस वेक्टर होते हैं, मतलब जैसे आई जे के हैं, तो आई डॉट आई कितना होता है, 1, है ना। ऐसे ही जे डॉट जे खुद के साथ कितना आ रहा है, 1, यही तो कंडीशन थी। के डॉट के 1, लेकिन आई डॉट जे करेंगे तो 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में एंगल, परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्यों चले गए, डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट जे 0 होता है, ऐसा कुछ बताया गया था। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा, ऐसी होता ना डॉट प्रोडक्ट। आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्रीज। भूल क्यों रहे हो, आई और जे में कितना एंगल होता है 90। एक्स और वाई एक्सिस को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया 0। अब ध्यान रखना, ये बड़ा ही ज्यादा स्पेशल केस है। मान लो इस रूम जितना बड़ा एक स्पेस है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये वाले वेक्टर्स हैं। हम तो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड चीज पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, बट एक ये रहा वेक्टर, एक ये रहा वेक्टर, दे आर ऑल्सो ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब जरूरी नहीं हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए। आज के बाद ये जो ऑर्थोनॉर्मल वर्ड है ना, इसको ऐसे भी याद रख लेना, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताया था। कितनी तरह के स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, दो, या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है ना। अपवर्ड के लिए ये रहा एरो, और डाउनवर्ड के लिए ये रहा। अपवर्ड और डाउनवर्ड दो अलग अलग चीजें हैं, इसको ही मैं बोलने वाला हूं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का यूज करके। ऐसे वेक्टर्स जिनका अलग अलग करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 या इनर प्रोडक्ट 0, और खुद के साथ ही 1 आएगा। हालांकि ये परपेंडिकुलर नहीं, फिर भी ऑर्थोनॉर्मल होने वाले हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल एक बड़ी ही ज्यादा जनरलाइज्ड चीज है, हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है, एग्जाम्पल से बताता हूं। और ज्यादा हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए 3 डायमेंशंस और रियल नंबर्स पे ही, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बट थोड़ा सा बियॉन्ड जाना तो बनता है। और इसके अलावा क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम,
यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था कि अगर मान लो ये रहा एक वेक्टर 3 4, तो बता सकते हो इसका मैग्नीट्यूड या इसकी नॉर्म कितनी आएगी? रूट में 3 का स्क्वायर प्लस कितना 5 आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा 1/5 3 4, which can also be written as 3/5 4/5। बट इसको लिखने का एक और भी तरीका बताया गया था लास्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? इसको लिख सकते हैं 3/5 10 प्लस 4/5 01। क्या याद है? 3/5 इसको एक नाम दे दिया था ऐसा कुछ, या ऐसा नहीं, अपवर्ड एरो जैसा, थोड़ा याद आया? और 4/5 डाउनवर्ड एरो, ऐसा कुछ नाम दे दिया गया था। ये हमारे पास जो है, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड किया तो आंसर कितना आने वाला है? 1। करके देख सकते हैं। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना बनता है? 9/25 प्लस 16/25, विच इज 25/25, जो कि कितना हो जाएगा? 1। और मैंने बताया भी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर है यहां तक बातें? और एक और चीज बताई गई थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे बेसिक चीज क्या होती है जिसमें पूरा क्वांटम कंप्यूटर चलता है? सबसे बेसिक यूनिट नाम बताया था, एक क्यूबिट। और क्यूबिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक क्यूबिट को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर से। अगर कभी भी हमारे पास एक क्यूबिट है, फॉर एग्जांपल, उसकी स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय द वे, स्टेट का मतलब क्या बताया था? स्टेट का मतलब उसकी कंडीशन, किस कंडीशन में उसका स्पिन अप है या डाउन है। क्या हम बता सकते हैं कभी भी, जितना भी अभी तक मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया हूं, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन अप होगा या डाउन होगा? जब तक मैं उसको देख नहीं रहा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पता नहीं। अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें? कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करें। इस 1/√2 का मतलब क्या होता है पता नहीं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये होते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। साधारण भाषा में कहना चाहूं तो इससे प्रोबेबिलिटी मिलती है। और ऐसे ही ये क्या प्रोबेबिलिटी देगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होने की। और ये क्या प्रोबेबिलिटी देगा? ये जो आगे नंबर लिखा है, इससे प्रोबेबिलिटी मिलेगी इसका यूज करके इलेक्ट्रॉन के डाउन स्पिन होने की। थोड़ा सा फिर से हिंट दे देता हूं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलती है स्क्वायर ऑफ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन अपवर्ड। कितना आएगा इसका स्क्वायर? 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही तो होता है। इसका मतलब है हाफ, हाफ या फिर 50% चांस है कि अपवर्ड स्पिन होगा और 50% चांस है कि डाउनवर्ड होगा। मान लो मेरे पास 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने पहले पे एक्सपेरिमेंट किया पता करने के लिए कि अपवर्ड स्पिन है या डाउनवर्ड, तो क्या आएगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? नहीं बता सकते। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। समझ गए? एग्जैक्ट बता पाना चीजें इज नॉट पॉसिबल। यही तो है क्वांटम वियर्डनेस। क्वांटम वियर्डनेस में, एक मिनट बस, क्वांटम वियर्डनेस में क्या होता है, इस रूम में इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं मेजर करूंगा ना, वो एक जगह पे दिखने वाला है। जब तक मैं नहीं देख रहा, वो इस रूम में कहीं भी हो सकता है, शायद वो हर जगह हो सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा इस फैन का। इस समय इस फैन का ब्लेड कहां है, देख पा रहे हो? नहीं पता ना? लेकिन इसी सर्कल में होगा जहां भी ये घूम रहा है। जैसे ही मैं इसको पकड़ लूंगा मान लो, तो एक जगह पे आ जाएगा। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। जैसे मान लो किसी के पास कॉइन है, या देखा ही होगा ना ऐसा टॉस करते हुए, तो ठीक है, कॉइन किसी ने टॉस किया, तो हवा में बताओ हेड है या टेल? कब पता लगेगा? जब मेजर कर लेंगे, है ना, जब हाथ में आ जाएगा। फिर हेड होगा या टेल? ठीक है,
वैसे तो देखा ही, क्या ही न्यू कर दूंगा मैं इसमें। जब ये सिक्का हवा में है तो बताओ हेड था या टेल? इधर हवा में, पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मेजर कर लिया मुझे पता लगा ये तो टेल था। तो कब चीजें पता लग पा रही हैं? जब मेजर कर लो। याद है लास्ट टाइम, शायद लास्ट टाइम ही मैं बता रहा था कि इस समय बाहर सन है या नहीं? वही, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना सन? पक्का पता है? हाँ, सर्टेनिटी के साथ हम जाके मेजर कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा वियर्ड चीज यहां पे होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कई सारी कंडीशंस या कई सारी स्टेट में हो सकता है, लेकिन जब तक हम उसे मेजर ना कर ले तब तक। जैसे ही मेजर किया, जैसे पंखे के ब्लेड है, अभी मुझे नहीं पता ये कहां पे है, मान लो मैंने अपने हाथ का रिस्क लिया और इसे पकड़ लिया एक ब्लेड को, तब पता लग जाएगा हाँ ये यहां पे था। ऐसा कुछ। हाँ पूछो, कुछ पूछ। है, मैंने बताया ना ये चीज थोड़ी सी अभी मिस्ट्री रहने दो, तो थोड़ा क्वांटम की तरफ बढ़ेंगे ना, यही तो है मेन चीज, कि ये प्रोबेबिलिटी क्यों देता है, इसका स्क्वायर ही क्यों किया, यही तो मेन चीजें हैं, यही तो क्वांटम की तरफ लेके जाएंगी। अभी समझो हम वो वाली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सिंबल्स अलग है बस जो बनी थी 19th सेंचुरी में, और क्वांटम मैकेनिक्स है 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1915 के आसपास की। और लीनियर अलजेब्रा जैसी जो ब्रांच है तो 1800 समथिंग की थी। मैथमेटिक्स पहले ही बन गई, उसका यूज बाद में आया, और वो यूज कैसे आएगा अब देखना। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा इस रूम में अगर मैंने छोड़ दिया तो, या एक एटम के अंदर, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मेजरमेंट करूंगा तो क्या होगा, एक ही जगह पे गिर जाएगा। अब देखना वो कितना ब्यूटीफुली इस मैथ से दिखने वाला जो कि मैं बताने वाला। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं न्यू बताया था मैंने। चलो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है v a b। अब मैं एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, कंप्लीटली लीनियर कॉम्बिनेशन। मान लो कभी भी मेरे पास एक वेक्टर है a b, ये क्या होंगे a b, ये मुझे प्रोबेबिलिटी बताएंगे। प्रोबेबिलिटी a से नहीं मिलेगा, मतलब a प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी किससे मिलती है? जो भी यहां पर लिखा होता है उसका स्क्वायर करने से। कैसे पता लगा मुझे? उसका प्रूफ आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, बट एक बार मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली फिर देखना कितना स्मूथ होंगे बाकी की क्लासेस। ये ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनका यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन के स्टेट को मेजर करने। कैसे लिखा जा सकता है? और इसे a 10 प्लस b 01, इसको नाम दे दिया a, इसको अभी के लिए नाम दे देते हैं अपवर्ड, जैसा पहले किया था बिल्कुल सेम ही, कुछ भी न्यू नहीं कर रहा। और ये v वेक्टर, इसका मतलब आज के बाद में किसी भी एक वेक्टर को, कितने भी डायमेंशनल हो, कितने भी डायमेंशनल हो सकता है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, नाम है इसका। ये जो मैंने अभी बना दिया है ना, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे तुमने लीनियर इक्वेशंस देखी हुई हैं ऐसी, है ना, लगभग वैसा ही तो है। एक्स और वाई की कितनी पावर है? 1, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तुम्हें लगता है स्टार्ट ही यहीं से किया था पूरी लीनियर अलजेब्रा की कहानी, इन्हीं इक्वेशन से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी, काफी सारी चीजें की थी। तो ये लीनियर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। वैसे ही यहां पे एक आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, कि यहां पे कोई भी स्क्वायर जैसी चीजें नहीं है। समझ गए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हायर डायमेंशन में भी लेके जा सकते हैं, हमें तो 2 डायमेंशन पे ही रहना अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल वेक्टर बनाता तो क्या होता? ये a b c, तो कैसे लिखना पड़ता मुझे? a 100 प्लस b 010 और c 001। लेकिन इसके नाम क्या दें? खुद से बना देते हैं कुछ भी। इसका नाम दे देते हैं E1, और दूसरे वाले का वेक्टर है तो वेक्टर का निशान भी डालना पड़े, E2, और तीसरे वाले का नाम दे देते हैं E3। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है पूरे लीनियर अलजेब्रा की या क्वांटम मैकेनिक्स पे स्विच करने की। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को ही उठाते हैं, V और यहां लिखा A। वैसे मैंने तुम लोगों को एक और भी चीज बताई थी, क्या जरूरी है यही हमारे पास वेक्टर
इसी की ही फॉर्म में लिख सकते हैं 1 0। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर चाहिए होते ना हमें, मैंने तुम्हें 2 और एग्जांपल लिखवाए थे, बता सकते हो कुछ ऐसा सा सिंबल लिखवाए थे उनके लास्ट टाइम मैंने बताया था। और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे एक तो ये 1/√2 1 1 और 1/√2 1 -1, कुछ ऐसा बताने की कोशिश की। दीज आर ऑल्सो ऑर्थो नॉर्मल, मतलब मैं सेम चीज इनकी टर्म्स में भी लिख सकता था, थोड़ी ज्यादा अजीब होती बट लिखी जा सकती थी। बताता हूं कैसे। फिलहाल के लिए क्या होगा अगर मैं दोनों साइड, अच्छा इस वेक्टर का एक नाम बताया गया, अगर ये कैट है तो इसे ब्रा वेक्टर बोला गया था। दोनों साइड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, लेट अस सी क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या तुम लोगों को याद है अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये जितने भी ऐसे ऐसे वेक्टर होते हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल। दूसरों के साथ तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, और खुद के साथ कितना आएगा, यही तो स्पेशलिटी होती है इनकी। तो ये कितना आएगा, ये चीज दूसरों के साथ इसका इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, और खुद के साथ कितना आएगा 1। तो बचा क्या, ये बचा a इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं दोनों साइड डाउनवर्ड एरो से मल्टीप्लाई कर देता, देखना ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है बहुत। अगर मैं दोनों इसमें दोनों साइड ऐसे मल्टीप्लाई कर देता तो ये a प्लस में b डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो क्या होता, ये कितना आ जाता, डिफरेंट के साथ 0 और खुद के साथ 1, तो b की वैल्यू आ जाती है अपने पास दिस। अगर मैं ये a और b की वैल्यू उठा के वापस इसमें डाल दूं तो अपने पास फाइनल बन रहा है v इज इक्वल टू अपवर्ड एरो v प्लस साथ में अपवर्ड वेक्टर प्लस, देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब चीज लग रही होगी, अभी इसे डीकोड करते हैं इसका मतलब क्या है। वैसे तुम लोगों को पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या होता है, कुछ देर पहले ही भाषण दिया मैंने इस पे दो लोगों को। दो वेक्टर का, दो अलग अलग वेक्टर है, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आंसर क्या मिलता है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, ये हुई ना बात। अरे स्केलर में किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर को, मतलब वो इतना बड़ा जो घर बनाया था ना वो गिर चुका है सारा, ये बोलते ही किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर एक स्केलर आता है। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये एक नंबर होगा, लेकिन ये वेक्टर है या स्केलर, ये चीज वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर। ये क्या है, किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये स्केलर या एक नंबर है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर। अब इस चीज को अगर मैं इंटरप्रेट करके बताना चाहूं तो इसका मतलब हमारे पास होता है, ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है इसका यूज करके, ये वही है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इसका यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी मिलने वाली। प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि ये जो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है ये कंबाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तुम्हारे सामने, वैसे मुझे मैथमेटिक्स में करनी नहीं चाहिए थी बट ठीक है। अगर मान लो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन अप होता है या डाउन, जब तक मेजर नहीं किया, दोनों ही पोजीशन में हो सकता है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एटम में कहां होता है, बहुत सारी पोजीशन पे हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है एक फिक्स्ड टाइम पे, फिर से पता नहीं, काफी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर से उसे क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन स्टेट। ये भी एक सुपरपोजिशन स्टेट है। क्या बता सकते हो ये वेक्टर क्या कहना चाह रहा है, ये वाला, ये जो वेक्टर है ये क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड है या डाउनवर्ड, दोनों हो सकते हैं। ये वेक्टर पता क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है अपवर्ड होगा ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, अपवर्ड होने की प्रोबेबिलिटी है ए स्क्वायर, और यही वेक्टर बता रहा है डाउनवर्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बी स्क्वायर। तो एग्जैक्ट अपवर्ड है या डाउनवर्ड इस वेक्टर के अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन में। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज,
हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट करने पे कि हमें अपवर्ड मिलेगा डाउनवर्ड मिलेगा, एंड दैट इज ट्रू रैंडमनेस। अपने कंप्यूटर पे जाना, आज कोई भी एक चैट जीपीटी या जेमिनाई कोई भी एक एआई टूल को यूज करना, उसको कहना जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100। एक कोई भी रैंडम नंबर बता, जो भी वो तुम्हें नंबर बताएगा वो ट्रूली रैंडम नहीं होगा। जैसे मैं तुमसे ही पूछूं कोई भी एक रैंडम नंबर बताना 1 से 100 के बीच में। 56। और कोई? 31। और कोई? 50। शायद ये भी ट्रूली रैंडम नंबर नहीं है, किसी ना किसी थॉट प्रोसेस से तुम्हारे निकले। थॉट प्रोसेस इन द सेंस कुछ शायद तुम पीछे सोच रहे होंगे अपने दिमाग में और वो नंबर आ गया सामने। पास्ट में भी शायद तुमसे किसी ने पूछा और तुमने यही नंबर बोल दिया। लेकिन यहां पे जो रैंडमनेस होती है ना, बिल्कुल यहां पे जो हमारे पास स्पिन आने वाला है आउटपुट, वो कंप्लीटली रैंडम है। आज पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम है कि हम रैंडम नंबर नहीं जनरेट कर सकते। कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम लग रही होगी तुम्हें, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती है। सबसे पहला क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की काफी सारी प्रोग्रेस रुकी हुई है इसी की वजह से। क्रिप्टोग्राफी बताया था ना, वो एनक्रिप्शन सिस्टम जिसे हम यूज करते हैं चीजों को बाकी दुनिया से सेव करने के लिए, जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। तो वहां की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, वो इसका यूज करके हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा या डाउन होगा ट्रूली रैंडम है, कुछ भी आंसर आ सकता है। हम नहीं बता सकते एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि यह आंसर आएगा, नहीं हो सकता। जो भी कंप्यूटर होते हैं वो रन करते हैं किसी ना किसी एल्गोरिदम पे बेस्ड। उसको मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे करियो। किसी ने रैंडम नंबर पूछा ना, तो पहले ये वाले स्टेप करियो, कंप्यूटर को मैं बता रहा हूं, फिर ये वाले स्टेप करियो, फिर ये वाले स्टेप करियो, फिर नंबर बता दियो। तो क्या ये रैंडम हुआ? फिर रैंडम किस बात का? मैंने ही तो उसको बताया कि ये स्टेप्स फॉलो करके फिर बताइए एक रैंडम नंबर। और रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई भी बिना सोचे समझे बता दो, वो होता है रैंडम नंबर। तो वो तो कंप्यूटर जनरेट ही नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है इसकी, क्वांटम कंप्यूटर के पास भी होगी। तो ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल के लिए मेन चीज समझ पा रहे हो? ये इक्वेशन, ये जो यहां पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। एग्जैक्ट क्या होगा हमें बिल्कुल नहीं पता। तो कैसे पता लगेगा इस इक्वेशन में से? अगर मुझे पता करना हो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है या डाउन, कैसे पता लगेगा? इस इक्वेशन जो आगे लिखा होता है ना, उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो मैं प्रोबेबिलिटी बता दूंगा, शायद 60% चांस है कि अप होगा, 40% चांस है कि नीचे हो, शायद 50-50 हो, शायद 730 हो। समझ गए ना? टोटल कितने परसेंट होते हैं? 100 ही तो होते हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बिल्कुल वैसा ही इसका मतलब, अगर मैं a² + b² कर दूं, आंसर कितना आएगा? कोई बता सकता? 1 आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, ऐसा। ये भी इसके साथ समझ सकते हैं। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सुपरपोजिशन। और जैसे ही अब यहां पे देखो इसका यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके स्क्वायर से मिलती है प्रोबेबिलिटी। बस इतना ही ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर में जब हम क्यूबिट का यूज करेंगे, जब ये ऐसी चीजों का यूज करेंगे ना, यहां से ट्रूली रैंडमनेस आएगी। हाँ, हम रैंडम नंबर जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, एक बात समझो, ये जो एक एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितनी स्टेट में रह सकता है? जब तक मैंने मेजर नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्टेट में रह सकता है? 2 में, या तो अपवर्ड स्पिन या तो डाउनवर्ड स्पिन। लेकिन जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स पे वर्क करते हैं। तुम्हें शायद नहीं पता होगा बिट्स क्या होता है, शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन तुमने 0-1 की लैंग्वेज जरूर सुनी होगी आज से पहले, है ना? या तो 0 होता है या 1 होता है जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं। जो ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसके अंदर डीप डाउन कुछ छोटे छोटे स्विचेस लगे हैं, या तो वो 0 होंगे या तो बंद होंगे या वो चल जाएंगे। या उसको वोल्टेज की टर्म्स में भी समझ सकते हैं, या तो वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कोई स्विच ऐसा हो वो चला भी हुआ है और बंद भी है? नहीं हो सकता ना, यहां हो सकता। ये है क्वांटम। तो पहली मैंने ऐसी वियर्ड बात बोली, अभी तक मैं बच रहा था ये सब बोलने से। हाँ, क्या चीज? हम रैंडम नंबर जनरेट, मतलब ये क्या होता है? ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर कंप्यूटर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मैथमेटिक रैंडम नंबर जनरेट करना स्टार्ट हो गया, तो फिर हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं उस पर बेस्ड।
हमने एक वो बेंच मार्क लगा दिया कि अगर ये हो गया तो फिर हम और कुछ बोध कर लेंगे, ऐसा होता है। अरे हम रैंडम नंबर तो जनरेट कर ही सकते हैं, अगर कंप्यूटर भी कर ले, हमें पता लग जाए कि कंप्यूटर कर सकते हैं, तो उसके बेस्ड पे हम बहुत कुछ करवा सकते हैं कंप्यूटर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी आर्टिस्ट हैं वो तो पूरा एक एक महीना लगाते हैं अपनी पेंटिंग्स बनाने में। तुम चैट जीपीटी पे जाओ, उसको कहो कि मेरे को इस तरह की पेंटिंग चाहिए, ये कलर स्ट्रोक्स, उसमें स्ट्रोक समझते हैं ना, हाँ, ये कलर स्ट्रोक्स होने चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए, ऑयल पेंटिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी। 1 मिनट लगाएगा, 60 सेकंड लगभग ऑन एन एवरेज, और तुम्हें वो पेंटिंग दे देगा। तो फिर तो गए आर्टिस्ट, है ना। तो फिर आर्टिस्ट क्या बनाते हैं, अब तो उसको फ्रेम करा लो, निकाल लो, प्रिंट कर लो, उसका बन गई पेंटिंग। लेकिन एक चीज है जो एआई नहीं कर सकता, एआई के पास नहीं होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। वो तो कभी भी नहीं होगा ना एआई के पास, शायद। उसमें भी शायद लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल चीजें अनसर्टेन है। अगर मैं सर्टेनिटी के साथ कभी भी बोल दूं ये तो एआई कभी भी नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल गलत है मेरी स्टेटमेंट। शायद एआई के पास कभी भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, जैसे हमारे पास, मैं कहीं यहां से बैंगलोर के लिए या किसी मुंबई में किसी इवेंट के लिए जा रहा हूं, रास्ते में मेरे साथ बहुत सारे इवेंट्स हुए, कुछ मैं किसी से मिला, मैंने बताया ना मैं हर दिन जो है वो एक ऐसे जीता हूं कि तुम्हें बताना है अगले दिन उसके बारे में इंटरेस्टिंग सी बातें, तो शायद वो एआई के पास ना हो। एआई का पास क्या होता है, गिवन डेटा है, मैंने तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़ा दी, तो तुम्हारे पास क्या नॉलेज होगी उस बुक्स की, तो तुम घर से बाहर ही नहीं गए 15 साल, सिर्फ बुक्स पढ़ते रहे, तो तुम्हारे पास वही नॉलेज होगी जो उस बुक्स में थी। एज कंपेयर टू एक इंसान है जो कन्याकुमारी से, सबसे टॉपिक है, कश्मीर तक गया पूरा 1 2 साल 3 साल लगा के, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे एज कंपेयर टू तुम बुक्स पढ़ लो बहुत सारी। पर्सनल एक्सपीरियंसेस का कोई मुकाबला नहीं है, वो चीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं, क्या ये नहीं पता, बट ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने एक वेक्टर लिखा ऐसे, A1 नाम दे देते हैं इसका अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3। अब ध्यान से समझना जो बताने वाला हूं, यही है सबसे वियर्ड चीज। अप टू सोन करते करते इन्फिनिट तक है ऐसी चीजें, मतलब ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहते हैं स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, इलेक्ट्रॉन के इस जगह पे मिलने के इस जगह पे मिलना, ये बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के यहां मिलना, ये बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का यहां। ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं रूम में, इन्फिनिटली मैनी। तो कितने वेक्टर्स होंगे ऐसे, इन्फिनिटली मैनी। ये आगे क्या बता रहे हैं जो आगे लिखा हो, क्या यही प्रोबेबिलिटी है, नहीं, इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कैसे आता है, क्यों स्क्वायर है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, और आगे लिखे हुए से प्रोबेबिलिटी मिलेगी इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। शायद ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन के इस एसी के पास मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैं कभी A1 का स्क्वायर करूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर। समझ गए थोड़ा थोड़ा सा, ये जो आगे लिखा होता है ना इससे प्रोबेबिलिटी मिलती है। क्या मैं गारंटी दे सकता हूं वो एसी के पास ही मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एसी के पास मिलने की, जरूरी नहीं है एसी के पास ही मिलेगा एक्सपेरिमेंट के बाद। मान लो मेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ दिमाग खराब पे लेके जाता हूं तुम्हें, जो मेरे को लगा था, बताता हूं, फायदा तो आगे जानेंगे जब क्वांटम कंप्यूटिंग पे जाएंगे, इसी का ही फायदा उठाना है। तुम एक बार सोच के देखो, जब मैं बता ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड स्पिन है या डाउनवर्ड, तो फायदा क्या, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वही तो सीखना है क्वांटम कंप्यूटिंग में, कि इस रैंडमनेस का, इस अजीब सी चीज का भी कैसे फायदा उठा सकते हैं, और कैसे हम ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जिसके अंदर शायद दुनिया बनानी पॉसिबल हो। बताएंगे, डाइजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, भूल जाओ जो बताया अभी कभी, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर के अंदर शायद हम रियल दुनिया बना दे, मैंने बनाई होगी तो मैं उसका भगवान हो जाऊंगा। भगवान की बात साइड पे रखें अभी के लिए, तो मैं क्या बता रहा था वैसे, हाँ, दिमाग खराब करने वाला था। शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन अभी गायब हो और दूसरे मूवमेंट पे वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चला जाए। एंड्रोमेडा समझ, तो मिल्की वे के दूसरे पड़ोस वाले। बट ये होने के चांसेस जीरो के एक्सट्रीमली क्लोज, जीरो के बाद शायद बिलियन ट्रिलियन जीरो फिर 1,
इतने कम परसेंट चांसेस हैं, लेकिन जीरो नहीं। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैंने इस दीवार पे फेंका, वापिस आ जाएगा लग के, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉल जैसा होगा। बड़ी वियर्ड चीज बोलने वाला हूं, लेकिन अगर मान लो मैं 1000 बार इस पे ऐसे इलेक्ट्रॉन को फेंकता जा रहा हूं, फेंकता जा रहा हूं, फेंकता जा रहा हूं, एक चांस ऐसा एग्जिस्ट करता है, जीरो नहीं है प्रोबेबिलिटी होने की, कि मैंने इलेक्ट्रॉन को फेंका और दीवार के उस पार चला गया। हो सकता है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स में। तुमने, मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बोलता था ना, बहुत वियर्ड ब्रांच है, इसलिए वियर्ड है। इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग, इसका भी यूज किया जाता है। एक मैंने और टर्म आज इंट्रोड्यूस की ना तुम्हारे सामने, क्वांटम सुपरपोजिशन। कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है क्वांटम सुपरपोजिशन? एक पार्टिकल कई सारी स्टेट में हो सकता है, कब तक? मेजर ना कर ले जब तक। उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे, ये रहा। किससे? लीनियर कॉम्बिनेशंस। थोड़ा सा समझे? एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं, क्वांट। वैसे ये तो शायद तुमने मेरी वीडियो देखते ही नहीं हो तुम लोग, तो है ना, अनफॉर्चुनेटली। बट अगर कभी देख लियो भूले भटके, तो एक वर्ड होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल को इंटरेक्ट करवा दो। करण अर्जुन देखिए सब? करण अर्जुन मूवी थी ना, भाग अर्जुन भाग वाली। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक को मार पड़ती है, दूसरे को भी लगता है, उसको थोड़ा ऐसा रियलाइज होता है कि दूसरा पिट रहा है। या मूवी नहीं देखी? देखिए ना, फिर ठीक है। ऐसा ही इसमें भी होता है, करण अर्जुन तो नहीं, बट दो इलेक्ट्रॉन लो, उसको किसी तरीके से इंटरेक्ट करा दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लो, उसको कोलाइड कराने की कोशिश करो, वो एंटेंगल होगा। एंटेंगल मतलब किसी इनविजिबल थ्रेड से बंध गए। एक इलेक्ट्रॉन को यहीं रखो और दूसरे को कितनी भी दूर भेज दो, इस गैलेक्सी के बाहर भी, तुम एक पे एक्सपेरिमेंट करोगे और दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्यों होता है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। कहने का मतलब, अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन होते और वो एंटेंगल्ड होते, अभी फिलहाल के लिए मैंने मेजर नहीं किया, तो इसका इसका स्पिन अप है या डाउन, पता नहीं। इसका इसका भी नहीं पता। मान लो मेरे पास 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एंटेंगल्ड है किसी इनविजिबल थ्रेड से, पता नहीं किससे, कुछ नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन है, बट एक को मैंने यही रखा, एक को मैं अमेरिका भेज दिया। मैंने इस पे मेजरमेंट करी क्योंकि ये मेरे पास था, मेरे को दिखा स्पिन अप, मैं ना 100% गारंटी दे सकता हूं दूसरे का डाउन आएगा। इसे एंटेंगलमेंट बोलते हैं। किस थ्रेड से बंधे हुए पता नहीं, लेकिन ये प्रूव हो चुके, 2022 का नोबेल प्राइज दिया जा चुका है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने पे इसे। फिर से दोबारा मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर से स्पिन अप आया, इसका डाउन आएगा। तीसरा लिया, उसका स्पिन डाउन आया तो इसका अप आया। ऐसे में करता रहा है, एक्सपेरिमेंट करता रहा, करता रहा, हमेशा ही ऐसा हो रहा था, जो इसका स्पिन है ना, जस्ट उल्टा उसका होगा। हमेशा ही ऐसा होता जा रहा था। या ऐसा भी हो सकता है, इसका अपवर्ड है तो इसका भी अपवर्ड, किसी तरीके से तो बंध गए थे इलेक्ट्रॉन, और इसी चीज को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। बिलीव मी, ये जितनी मैथमेटिक्स सीखी है ना, उससे भी ज्यादा आसान होगी इन तीनों को समझने के लिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपरपोजिशन तो बता ही दिया तुम्हें, ऑलमोस्ट यही है। अगर मान लो इतना बड़ा सा वेक्टर तुम्हारे सामने कभी लिखा है, और मुझे पता करना है क्या प्रोबेबिलिटी है अल्फा 1 स्टेट में गिरने की, कैसे निकाल लेंगे? अब ये एक ट्रिक बताई थी तुम लोगों को। दोनों साइड क्या करो, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर दो। A1 ऐसे ही लिखा, अल्फा वन प्लस A2 अल्फा 2, सॉरी, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या हुआ इस समय? ये कितना आएगा? अलग अलग वेक्टर का कितना आता है इनर प्रोडक्ट? ये तो जीरो हो गया। अगला क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही उससे अगला क्या आएगा? जीरो, क्योंकि यहां 1 होगा और अगले में यहां 3 होगा। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वाले होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, तो आगे की सारी टर्म जीरो। बचा क्या? ये अल्फा वन कितना होता है खुद के साथ? 1। तो बचा क्या हमारे पास? A इज इक्वल टू अल्फा 1 V। क्या यही है वो प्रोबेबिलिटी? यही है वो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की? नहीं नहीं नहीं, इसके स्क्वायर से मिलेगी हमें प्रोबेबिलिटी। समझ गए? अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया ना, फिर मिलेगी हमें प्रोबेबिलिटी। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? ऐसे अगर मैं ये वेक्टर को पूरा लिखना चाहूं ना, एक एक करके निकाल के, तो ये वेक्टर बनेगा अल्फा 1 V, ऐसा, अल्फा 2 V, अल्फा 2।
अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या है, एक वेक्टर या स्केलर? फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये चीज एक वेक्टर या स्केलर? स्केलर है। और ये क्या, वेक्टर। अभी समझ पा रहे हो? फिर से ये स्केलर, ये वेक्टर। क्यों है ये स्केलर यहां पे? क्या होगा इससे? प्रोबेबिलिटी पता लगेगी इसका यूज करके। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? और इस पूरी चीज को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाऊं तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? सुपरपोजिशन को। ये बताना चाहती है कि इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट होगी, कुछ भी हो सकती है जब तक मेजर ना कर ले। क्या होता है सब मेजर करने पे? इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड स्पिन भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्पिन भी हो सकता है। जब तक मैं मेजर ना कर लूं, क्या होता है ऐसा मेजरमेंट करने पे कि वो एक ही स्टेट में गिर जाता है? आज तक टिल डेट जब मैं बोल रहा हूं, एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है कि उस मूवमेंट पे, एग्जैक्ट उस मूवमेंट पे क्या होता है जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। मैंने मेजरमेंट की, इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन की मेजर की डाउनवर्ड। क्या हो रहा है मेरे मेजरमेंट करने से? ऐसा क्या कर रहा हूं मैं जिससे इलेक्ट्रॉन की स्टेट एक ही जगह पे गिर जाती? पता नहीं, किसी को नहीं पता। फिर वही आ जाती है चीज, वो पैरेलल यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती है। हम उसमें तो नहीं घुसना चाहेंगे अभी के लिए। बट जिस इंसान ने क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत की थी ना, वो बिलीव करता था पैरेलल यूनिवर्सिटीज में। शायद ऐसा हो, जो बताने वालों फिर से डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। वैसे सारी बातें डाइजेस्ट करनी मुश्किल होंगी, बट फिर से ठीक है, झेल लोगे तो बताता हूं। अगर कभी भी मैं एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट करता हूं तो उसका स्पिन आता है अपवर्ड, मान लो हमारे यूनिवर्स में। शायद एक दूसरा भी कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता होगा जहां पे एक और राजन होगा, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको स्पिन मिलेगा डाउनवर्ड। कोई प्रूफ ही नहीं है इस बात का, वो अलग चीज। एंटेंगलमेंट तो दो पार्टिकल अलग अलग हो तब होती है। अगर मान लो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, मैंने मेजर किया एक जगह पे है, बाकी भी इंफिनिटी -1 जितनी भी स्टेट्स बचेंगी वो भी होंगी कहां, किसी दूसरे यूनिवर्स में। ऐसा मतलब बताया जाता है, ये इंटरप्रिटेशन सा, कोई सच नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है अपने पास इन बातों का। बट हमें तो मेन यहां पहुंचना, ये है अपनी अचीवमेंट जो हमने 4-5 लेक्चर लगाए हैं यहां तक पहुंचने के लिए। समझ गए? तो थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह भी याद रहेंगी तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ये बार बार मैं नहीं लिखना चाहता हूं इसको इस तरीके से, कोई शॉर्ट फॉर्म बता सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल वी है ऐसा कुछ, C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई ऐसा मैथमेटिक्स में टूल पढ़ाओ जो इसे ऐसे बड़ी सी सम वाली चीज को छोटा कर दे। कोई सिंबल ऐसा? हाँ, ई टाइप का होता है, हाँ बढ़िया बढ़िया, समेशन ही बोल दिया करते हैं उसे, है ना। तो इस v को लिख सकता हूं मैं समेशन, वो देखा है ऐसा सिंबल पहले, I इज इक्वल टू 1 to n CI अल्फा I। अगर जिसको नहीं समझ आया तो देखो, पहले I की जगह पुट कर दो 1 और अल्फा की जगह भी 1, फिर आता है प्लस I की जगह 2 C2 अल्फा 2 अप टू सो ऑन। तो ये भी एक तरीका है लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखने का, समेशन की। n की जगह इंफिनिटी भी आ सकता है, इनफाइनाइट स्टेट्स भी हो सकती हैं, बट दिस इज द वे। अच्छा, एक और बात बताओ, जहां से ये वेक्टर आ रहा है, कितनी चीजें प्लस कर रहा हूं मैं? ऊपर इंफिनिटी लिखा है बाय द वे मैंने, कितनी चीजें प्लस कर रहा हूं? इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी चीजों को प्लस करो तो बाहर जाने की पॉसिबिलिटी भी होती है। अगर ये एक बॉक्स है, ये हमारा स्पेस है, और इन्फिनिटी चीजों को मैं प्लस कर रहा हूं तो बाहर भी जा सकती हैं, लेकिन नहीं जाएंगी। क्यों? गारंटी दे रहे हैं बाहर नहीं जाएगा इससे, क्योंकि हमने कौन से स्पेस को चूज किया है? हिल्बर्ट स्पेस। और हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? एक कंप्लीट स्पेस होता है कि तुम इनफाइनाइट चीजों को भी प्लस कर दोगे, वापस वहीं आओगे, बाहर जा ही नहीं सकते। समझ गए? थोड़ा थोड़ा इस स्पेस से नहीं बाहर जाओगे इनफाइनाइट चीजें प्लस करने पे भी। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, ये वो वाला सम नहीं है, इसको हम एक्चुअल प्लस नहीं कर रहे हैं, ये अलग चीज है थोड़ी सी, है ना। ओए तुम लोग ये तो नहीं समझ रहे कि ये लिखा हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर उसको प्लस करा तो इन्फिनिटी आ गई, वो नहीं है, ये थोड़ी अलग चीज है। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोला गया है। नेक्स्ट मेरे को लग रहा है YDSC लाना ही पड़ेगा, तभी थोड़ी सी बात बनेगी।
वो तो एक्सट्रीमली वियर्ड है। जितनी मैं उसमें लाइंस बोलता रहूंगा उतनी ही लाइंस पे तुम सोचोगे कि ये तो नहीं हो सकता, अब चले जाना चाहिए। ऐसा है वो एक्सपेरिमेंट। वैसे मैंने उस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी हैं YDSC पे, बट तुम्हारे साथ भी एक बार तो बनाएंगे वीडियोस को, बताने की कोशिश करेंगे। मैंने एक टीचर के साथ बनाई थी, देख लेना ऑनलाइन, तुम लोग तो जानते ही होंगे ना। तो रमन नाम, रमन जो केमिस्ट्री वाले हैं, तो उनके साथ बनाने की कोशिश की वीडियो YDS। उन्होंने कहा वो करते हैं, बढ़िया टॉपिक लग रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं वो थोड़ा ज्यादा वियर्ड है, उससे पहले थोड़ा बेसिक वाला कर लेते हैं, फिर वो वीडियो। नहीं नहीं वही करेंगे। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो हम मैं थोड़ा सा वैसे ही एक्सप्लेन करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं एक काम करो, कैमरा लगाते हैं और बना लेते हैं वीडियो ही। मैंने कहा ठीक है। तो बस वो हमारी लास्ट वीडियो थी, देख लेना चाहे तो चैनल में। उसके बाद नहीं बनाई हमने YDSC का। वीडियो का नाम है YDSC एक्सप्लेन। तो ऐसे मैं बाकी अपने जो साथ वाले होते हैं ना टीम मेंबर्स, उन्हें भगा देता हूँ एक्सप्लेन करके। बट फिलहाल के लिए एक लास्ट चीज जैसे मैं यहाँ बता रहा था, अगर कभी भी एक यहाँ पे V वेक्टर दे रखा है और ये हमारे पास है I इज इक्वल टू 1 to n मान लेते हैं अभी के लिए, CI अल्फा I। अगर मैं निकालना चाहता हूं मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमें तरीका देखना है, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैं फुल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा भी लिख सकता था, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 अप टू सो ऑन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना होगा वो सोचना है। इसका स्क्वायर, अरे वही पे ही अभी स्क्वायर क्यों, मतलब उसमें क्या था, सीरियसली बताऊं तुम ना किसी भी यूनिवर्सिटी के लेक्चर में चले जाओ यूट्यूब के, वहां पे भी ना बस बता देते हैं कि इसका स्क्वायर करोगे तो मिल जाती है प्रोबेबिलिटी। बुक्स में भी ढूंढोगे तो बहुत रेयर कोई बुक होती है जो एक्चुअल रीजन बताती है इसका। एक ही बुक है जिसमें मेरे को तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पता लगा था कि क्यों स्क्वायर करने में प्रोबेबिलिटी मिलती है, और उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बाय डिराक। वैसे ये नोटेशंस को क्या बोलते थे, मैंने कल ही बताया था शायद जो लास्ट लेक्चर लिया था, इनको बोलते हैं डिराक नोटेशंस, है ना। उसी भाई की बुक थी एक, उसे मतलब पोल डिराक इनका पूरा नेम है। और उस बुक में मेरे को पहली बार पता लगा था कि इसका स्क्वायर क्यों करते हैं, क्यों स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो बहुत डीप रीजन है, थोड़ी सी हैवी मैथमेटिक्स यूज होगी तो रुकते हैं, अभी वैसे ही समझ लेते हैं, अभी काम चला लेते हैं, ठीक है। हमेशा घुसना इतनी डेंजरस जगह पे अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल के लिए अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं इस V का, तो वो कैसे निकालेंगे सोचते हैं। अभी मैंने तुम्हें मैग्नीट्यूड एक इनर प्रोडक्ट में रिलेशन बताया था, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। याद आया थोड़ा सा, ऐसा कुछ बताया था। इसमें हम लिख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं थोड़ा इजी बनाने के लिए, तो कुछ बन जाएगा ऐसा। कैट वेक्टर अगर यहां पे दिया ही हुआ है ऑलरेडी, I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I, और यहां पे जो ब्रा वेक्टर है इसको लिख सकते हैं समेशन CI। बस ये जो कैट है ये उल्टा हो जाए, और ये है बीस्ट। बीस्ट मतलब बहुत बड़ी सी इक्वेशन। लेकिन अच्छी बात है कि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं, मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू सोन, और दूसरी ब्रैकेट में भी C1 अल्फा 1। बस किस तरह का वेक्टर लिखा है वही फर्क। अब तुम खुद सोच के देखो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो सकती है कि मेरे को पहले ये जो अल्फा 1 है ना उसको इन सारी चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अल्फा 2 को इन सारी चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अल्फा 3 को 4 को। तो बहुत मुश्किल है ना। शायद देखो अल्फा 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सोचना। अल्फा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए, अल्फा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, क्योंकि अलग अलग का 0 होता है ना। ऐसे ही अल्फा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो एक ही टर्म बचेगी विच इज अल्फा 1 अल्फा 1। आगे क्या लिखा हुआ है C1 विच इज C1 स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा, मैंने ना यहाँ पे वेक्टर ही उल्टा लिख दिया गलती से। अल्फा 2 को अल्फा 1 से करेंगे 0, अलग अलग का इनर प्रोडक्ट 0 आता है। अल्फा 2 को अल्फा 2 से 1,
फिर से C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर। इसका मतलब है कभी भी हमें मैग्नीट्यूड आज के बाद निकालना हो तो हमारे पास एक और तरीका आ गया। यहां स्क्वायर था ना, इधर स्क्वायर रूट बना दो, ऐसा भी लिखा जा सकता मैग्नीट्यूड। अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिख सकते सेम चीज को, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, और इस चीज को समेशन के फॉर्म में लिख सकते थे, I इज इक्वल टू 1 to n CI स्क्वायर। समझ आया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, तुम लोगों के पास कुछ वियर्ड थॉट हो दिमाग में, बस जिससे मेरे लिए कोई खतरा ना बने। कुछ इतना भी वियर्ड मत पूछ लेना। बताओ चीजें कैसे वर्क करती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, यही सब आगे पढ़ना है, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है। और पैरेलल यूनिवर्स पैरेलल क्यों होते हैं? अरे अरे अरे, ये तो बड़ा डीप थॉट हो गया। मतलब परपेंडिकुलर क्यों नहीं होते, ये मैंने अपने 365 डेज में क्यों नहीं सोचा। पता है तुम लोगों को, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी 365 डेज की, उसमें मैं ऐसे वियर्ड थॉट सोचता रहता, मेरे को लगा मैंने दुनिया का सब कुछ सोच लिया। बट ये तो बढ़िया था। पैरेलल यूनिवर्स पैरेलल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे मान लो मैंने ये चौक को फेंका, बताओ गिरने पे टूटेगा या नहीं? प्रोबेबिलिटी, शायद टूट सकता है शायद नहीं, है ना। मान लो मैंने गिरा और टूट गया, इस यूनिवर्स में नहीं टूटा होगा किसी और यूनिवर्स में, तो इसका मतलब है जो रियलिटी है ना, जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट्स में से स्प्लिट होगा, इसलिए उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल ही क्यों, अरे अरे ये तो, अरे ऐसे दिख रहा होगा तो पैरेलल बोल दिया होगा, बस इतने। तुम लोगों ने क्या एक मूवी देखी है, नाम ही भूल गया मैं उसका, 3 पार्ट्स उसके, टाइम ट्रेवल पे है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक पैराडॉक्स बताता हूँ। वो सबने सुना हुआ है क्या, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, या नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है? चलो मैं बताता हूँ, तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो एक लड़का है राजू, और ये रहे उसके दादाजी। मैं तो नहीं मारूंगा अपने दादाजी को, ठीक है, इससे इससे मरवाते हैं। ये एक राजू है, इसने मान लो पास्ट में गया, इस दादाजी से कुछ तो झगड़ा हुआ, कुछ तो जमीन का चक्कर था, ठीक है। तो ये पास्ट में गया, मान लो ये इस समय है 2026 में, 25 चल रहा है, एक मिनट रुको, 2025 में, और ये गया पीछे 1970 में। दादाजी आराम से बैठ के चेयर पे चाय पी रहे थे, ये गया चाकू लेके और इसने अपने दादाजी को मार दी। समझ गए? अब दादाजी नहीं है, दादाजी नहीं है तो इसके फादर भी नहीं है, और फादर भी नहीं है तो ये खुद भी नहीं होगा, विस बात है ये तो ये फिर पास्ट में कैसे गया मारने के लिए? बताओ। सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, जो मेरे को पॉसिबल 3 सॉल्यूशन पता है वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए तुम्हारी तो, हाँ, मारते ही गए, ये तो तुमने पक्का डोरेमोन में देखी है बात, है ना। पर अरे थोड़ा थोड़ा, इतना भी हैवी नहीं, मेरे लिए मुश्किल हो जाए। और एक पैराडॉक्स समझ गए ना, पैराडॉक्स पक्का समझ गए, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। पैराडॉक्स क्यों है, ठीक तो है, गायब हो जाएगा वो। पैराडॉक्स बताता हूं क्यों है। अगर मान लो वो पास्ट में गया, उसने दादाजी को मारा, दादाजी नहीं है तो पिताजी नहीं है तो वो खुद नहीं है, जब वो खुद है ही नहीं तो पास्ट में कौन गया मारने के लिए, तो उसके दादाजी मरे ही नहीं कभी। ये है पैराडॉक्स। अरे रुक जा, पैरेलल यूनिवर्स, तू तो पीछे ही पड़ गया, रुक जाओ। ये आज तू दूसरे यूनिवर्स में जाएगा बेटे, घर नहीं जाएगा आज। कोई और बताना चाहेगा? देखो 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये साईफाई सॉल्यूशन है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। पहला, पहली बात तो पास्ट में जाना पॉसिबल है या नहीं, हम मान के चलेंगे पॉसिबल है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि पास्ट में जाया जा सकता है, फ्यूचर में जाया जा सकता है, मैं बताऊंगा कैसे आने वाले लेक्चर्स में। हाँ, क्या होगा? बेटे बायोलॉजी तो नहीं खेल पाएंगे हम, है ना। पहला सॉल्यूशन,
ऐसा हो सकता है, पहले मान के चलेंगे पास्ट में जाना पॉसिबल है, पहला सॉल्यूशन है, मान लेते हैं पास्ट में जाना पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम जिससे फिजिक्स के लॉज डिस्टर्ब होते हैं, जिससे पैराडॉक्सेस जनरेट होते हो। जैसे ही मैं दादाजी को मारने जाऊंगा तो कुछ तो ऐसी इनविजिबल पावर आएगी कि वो मेरे को रोक लेगी, या कुछ तो ऐसा नेचर ही हमारे साथ ऐसा खेलेगा, या कुछ तो ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा कि मैं मार ही नहीं पाऊंगा कभी भी उन्हें। राजू की बात कर रहा हूँ। इससे एक और पैराडॉक्स बन सकता क्या? है कि जो बंदा पास्ट में गिरा तो उसने अपने आप को हाँ वही ना, वो सारी चीजें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि पास्ट में गया और छत से छलांग मार दी तो वो गायब ही हो गया पास्ट में जाके। ये सारी चीजों से शायद यूनिवर्स का कोई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता हो जो बचा ले। रुक जाओ, रुक जाओ, क्या क्रेजी थॉट ला रहे हो दिमाग में, रुक जाओ। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है, पास्ट में जा सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही पैराडॉक्स जब भी आएगा कोई तो फोर्स होगा यूनिवर्स का जो रोक लेगा। तीसरा सॉल्यूशन जो भी ये सरदार जी काफी देर का कर रहे हैं कोशिश, पास्ट में गए, जैसे ही दादाजी को मारा तो यूनिवर्स ही दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक बिना दादाजी के और एक वो जिनमें डेथ हो गई है, तो वो यूनिवर्स ही स्प्लिट हो जाएगा। तीनों ही साईफाई इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं पास्ट में जाना पॉसिबल है या नहीं। हाँ कोई कुछ पास्ट में जाने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत। तुमने कभी किसी ने मूवी देखी प्रीडेस्टिनेशन? मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, बताना पड़ेगा मेरे को क्योंकि उसके बारे में, उसमें क्या होता है, एक बारटेंडर होता है। वो बारटेंडर क्या होता है, वो बड़ा मिस्टीरियस आदमी होता है, वो मतलब लोग उसके पास जाते हैं तो कुछ तो उसमें ऐसा मिस्टीरियस, हर किसी इंसान को जो भी वहां बैठता है ना, दिमाग घूमने वाला अगले ये 2 मिनट में जो बताने वाला, कुछ तो ऐसा मिस्टीरियस सा होता है कि जो भी उससे मिलता है ना उसको बड़ा अजीब सा लगता है। एक दिन एक लेडी आती है वहां बारटेंडर पे और वही वो पीना वीना स्टार्ट कर देती है, तो ना वो बारटेंडर जो होता है पहली बार वो उसको बोलता है, थोड़ी मैं खुद से भी बना रहा हूँ, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट स्टोरी इसके अराउंड है जो मैं बताने वाला हूँ। तो बारटेंडर से वो लेडी पूछती है कि वो कुछ तो दुखी सी लग रही है, तो बारटेंडर पूछता है कि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं सुन लूंगा, जो भी है कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, आप बता दो आराम से। तो वो ऐसा रोने लग जाती है, तो वो बताती है कि मेरा पास्ट में एक ऐसा हस्बैंड था, वो धोखा दे के चला गया, ये सारी चीजें। थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूंगा, जरूर देखना मूवी। एक्चुअल में वो जो बारटेंडर था और वो जो लेडी रो रही थी एक ही इंसान थे। हाँ, बारटेंडर लड़का था और वो जो सामने बैठी थी वो लड़की थी। वो पास्ट में गया, जेंडर चेंज ऑपरेशन करवा लिया अपनी और खुद से ही शादी कर ली। जी, ये पैराडॉक्स है, वैसे लूप घूमते रहते, यहीं पे एंड करते। नहीं है डार्क, बढ़िया है ये, मतलब उसमें बताया गया है कि अगर पास्ट में जाओ तो ऐसे ऐसे पैराडॉक्सेस बनने, जैसे मैंने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बनाया, इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो लूप ही घूमती रहेगी ना हमेशा। अब वो पैरेलल यूनिवर्स जैसे सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं पता नहीं, फिर इसमें रिलीजन एंटर हो जाते हैं। रिलीजन कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजें एग्जिस्ट करती होंगी, बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज हैं, शायद मैं ये जो अभी अपने सामने देख रहा हूँ ये एक रियलिटी है। तुमने डेजा वू के बारे में सुना किसी ने? क्या होता है? ऐसा लगता है कि पहले हो रखा, शायद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, देखो ये सच नहीं है जो मैं बताने वाला, सच इन द सेंस कि कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है, बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी हमें हमें ऐसा लगता है कि ये चीज पहले हो चुकी है, शायद हम अपने पैरेलल वर्जन के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स में राजन होगा फॉर एग्जांपल, उसके साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर गया और उस यूनिवर्स की चीजें देख ली। भूल जाओ इस बात को, ठीक। पैरेलल यूनिवर्स वाला अगर अरे मैं नास्तिक नहीं हूं, नहीं हूं, मैं आस्तिक भी नहीं हूं, मेरे लिए क्वेश्चन ही मैटर नहीं करता। 50 बार बताई है ये मैंने बात, बस मेरे को मजे लेने में मजा आता है। सामने वाला अगर आस्तिक है तो मैं बिल्कुल सही, मैं शिव जी का भक्त हूँ। सामने वाला अगर नास्तिक है तो हाँ मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। सामने वाला एग्नोस्टिक है मतलब ठीक है भगवान होते होंगे तो अच्छी बात, तो मैं वैसा हूं, तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए ताकि तुम्हें कोई पागल ना बना जाए। समझ गए? लास्ट टाइम में बताया था ना एक गुरु जी के बारे में जो इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं नाम बोलूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब पे भी डालनी है ना। अच्छा बन रही है, बन रही। तो क्या होता है कि वो इंग्लिश में पागल बनाने की कोशिश करते हैं,
तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वेव्स आ रही हैं, वो वेव्स, तुम्हारे शरीर में ऐसी वेव्स घूमती हैं जिसके कारण तुम्हें ऐसे थॉट आते हैं। फिर वो और भारी भारी वर्ड यूज करेंगे कि फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिकल लॉज के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी। इन सबको जब तुम मिला दोगे ना वर्ड्स को, कचरा निकलता है। सिर्फ इतने बड़े वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, रीजन बीइंग कुछ लोगों के पास हाफ नॉलेज होती है। शायद तुम लोगों के पास नहीं होगी क्योंकि तुम ये जानते हो। तुम शायद अभी ऐसा रियलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारे पास ना एक पावर है, शायद अभी एक आध साल में तुम्हारे काम ना आए, लेकिन जरूर जिंदगी में काम आएगी। ये जो सीख रहे हैं ना हम इतने समय से मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलती है कभी। अगर लोग कहते हैं ना हमारे ग्रंथों में ये चीज लिखी थी, वो चीज लिखी थी, उसी समय वो बाहर आती है जब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हो जाए। जैसे अभी 3 तारीख को, शायद ये वीडियो जब मैं पब्लिश करने वाला हूँ हो चुकी होगी वो चीज, बट अभी 3 तारीख को एक फर्मी लैब है, बहुत बड़ी लैब है, वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक म्यून, MUON, ऐसा एक्सपेरिमेंट है वो। अगर वो प्रूव हो गया, कोई ऐसा क्वांटम, एक ऐसा क्वांटम पार्टिकल्स है जिसकी जो वाइब्रेशंस है, जो इसका बिहेवियर है, जो हम अपने फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उससे अलग है। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, 20-25 साल से उस पर लगे हुए थे। अगर ये एक्सपेरिमेंट ट्रू साबित हो गया तो हम विटनेस होंगे एक 5th फंडामेंटल फोर्स के। अभी तक 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ग्रेविटेशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम तो अभी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, एक ही होता है, आगे जाके पता लगेगा। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, हमें पता है ना प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, लेकिन न्यूक्लियस में तो एक साथ बैठे होते हैं, रीजन वही एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और तीसरा, फोर्थ, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से वो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, अपने सिलेबस में वो भी है थोड़ा सा। मतलब ये जो सन है, ये धीरे धीरे क्यों एनर्जी रिलीज कर रहा, फट क्यों नहीं जाता एकदम, सारी एनर्जी एकदम ही रिलीज, उसी की वजह से। वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो वो नहीं फट रहा, वरना अभी तक बर्स्ट हो चुका होता सन। अभी तक हमें ये 4 ही पता थे, और ये मैं बात करूं पिछले 75 साल की, 75 ईयर से हम ऐसा सोच रहे थे। कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी सोल पे, जैसे मैंने बताया था कि ये बड़ा लेम सी चीज हो जाएगी इसको बताना, बट अगर मान लो कोई ऐसा तुम्हें कहना चाहे कि सोल होती है, आत्मा, हाँ, और आत्मा हमारी बॉडी जैसी होती है, वैसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग आएंगे और वैसे भी पढ़ चुके हैं इतनी सारी मेरे को कि आत्मा होती नहीं है वो जो तू बताना चाह रहा है। एक्चुअल में मैं कह रहा हूं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि एक आत्मा जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडी में होती है, मेरे जैसी है, राजन जैसी ही उसकी भी शेप है, तो मेरे ऐसे करने पे बाहर क्यों नहीं निकल रही? ऑब्वियस रीजन है ना, मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो तो ऊपर रह जानी चाहिए थी, है ना, फिर मैं ऐसे करूंगा तो वापस मेरे अंदर। या तुमने कोई ऐसा मूवी में भी देखा होगा, किसी ने ऐसे टच किया, उसकी आत्मा बाहर निकल गई, है ना। तो वो सारी चीज, शायद ऐसा हो सकता है कि बॉडी में 5th फंडामेंटल फोर्स हो जो आत्मा और हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता हो। ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, होता नहीं, कुछ नहीं होता आत्मा जैसी चीज। भूत प्रेत में तो नहीं कोई बिलीव करता, क्या करते हो? नहीं करते, कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एनर्जी इस यूनिवर्स का पार्ट है। जब किसी की भी डेथ होती है तो वो क्या बन जाता है, फिर से एनर्जी में ही चला जाता है। हमारी जितनी भी पूरी बॉडी है मैटर है, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशंस है इस यूनिवर्स की, क्वांटम पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल से ही बनते हैं और उसी में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये कह देना कि एक यूनिवर्स में आत्मा जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, उसको खारिज करना भी एक बड़ी फुलिश सी बात होगी। मेरे को भी कौन सा पता नहीं होती, मैं क्यों 100% श्योरिटी से बोल दूं। ज्यादातर साइंटिफिकली देखें तो ऐसी चीजें नहीं होती, बाकी अपना अपना बिलीफ है। ज्यादा लड़ना तो मैं किसी से नहीं चाहूंगा, जो जैसा मानता है वैसा सही। आत्मा होती है, ठीक है, होती होगी। मेरे को ऐसा लगता है साइंटिफिकली अगर हम देखें, शायद अगर होती भी होगी आत्मा जैसी है, एक वर्ड यूज होता है चेतना, पता नहीं, शायद हिंदुइज्म या हिंदू फिलोसफी में है, किस जगह पे मेंशन है एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कि अद्वैत वेदांत होते हैं कहाँ पे मेंशन है, बट ये सारी चीजें भी होती होंगी, शायद हम इंटरप्रेट गलत कर देते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी साधारण सी बात बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ तो फिर रिलीजन वाले आ जाते, मैं ही बोलता हूँ वैसे तो, कि कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद रिलीजन वाले आते हैं, हमारे ग्रंथों में पहले लिखा हुआ था, है ना। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा अकेले का थॉट है, शायद तुम डिसएग्री कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना,
हम उसकी इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पक्का ऐसा कोई दोस्त होगा, तुम एक गाना सुन रहे हो, तुम्हें साधारण गाना लगेगा, और तुम्हारा दोस्त आएगा, यार वो लाइन का कितना डीप मीनिंग था, है ना, वो ऐसे ऐसे कोई चला गया या चली गई ऐसा, उसको अलग ही मीनिंग समझ आ रहा होगा। इसका मतलब है हम सेम लाइन का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं।